दोस्तों, मैं अभी अभी मोदी जी का स्पीच सुनकर ख़त्म किया हूँ। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये नरेंद्र मोदी हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है, बल्कि आज कोई तक्षशिला या नालंदा यूनिवर्सिटी से आया हुआ कोई गुरु या शारदा माँ का चरण से आया हुआ कोई शिष्य जो गुरु बनकर हमको मार्गदर्शक करने के लिए आया है। आज उनका स्पीच रियली इट वाज वेरी क्लियर एंड मैं अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर पाया खुद का, और मैंने स्पीच को पूरा सुना। और आपको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बनाया, आज विवेकानंद जी का जो स्टैच्यू है जेएनयू में अनवेल किया गया डिजिटली, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। लेकिन ये स्पीच मुझे आज खुश कर दिया। ऐसा लगा कि मेरे मन का बात को, या मेरे पेट में जो बात था उसको कह दिया, मेरे दिल का बात कह दिया। इतना मतलब ये पावरफुल स्पीच था। तो वैसे स्पीच का जो पहला भाग है, मैं वहाँ से आपको वहाँ पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट पीछे वाली बात लगा, जो विश्व गुरु बनने का जो इंडिया का एक कोशिश है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँ से मोदी जी कहता है, तो वहाँ से मैं आपको एक्चुअली कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। मैं मोदी जी के मुंह में शब्द नहीं डालना चाहता हूँ, ये मेरा आदत नहीं है किसी के मुंह में शब्द डालना, लेकिन उनका जो मैं जो समझा उनके भाषण को, उनका जो आज उन्होंने एक प्रकार से ऐसा लगा कि कोई गुरु ज्ञान दे रहा है, और मैंने बहुत ध्यान से आज मोदी जी को सुना, तो इट वाज रियली मैंने वेरी अनसेल्फिश। मोदी जी का स्पीच से लगता है कि ये कोई अनसेल्फिश आदमी जिसका रग रग में भारत बसा है, जिसका रग रग में मानवता बसा है, ह्यूमैनिटी, वही इंसान ऐसा बोल सकता है। और ये कोई बनावटी भाषण नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल भाषण भी नहीं था। तो इट वाज लाउड एंड क्लियर एंड क्या कहूँ मैं, खैर मैं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा कि जो कोर वैल्यू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो है कि यंग जनरेशन में 3 C भरना, 3 C's। पहला है कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, कैरेक्टर। इसके बारे तो मैं रोज़ बातें करता था। देखिए, अगर आपका पढ़ाई सिर्फ डिग्री के पीछे, सर्टिफिकेट्स के पीछे, डिप्लोमा के पीछे, आज जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिस तरह से स्कूल सिर्फ डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट बांटने में लगा हुआ है, क्या फ़ायदा है इसका? अगर नेशन का कैरेक्टर यूथ से बनता है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो इसमें उन्होंने कहा कि पहला बात कि कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और कैरेक्टर जो यंग जनरेशन में छोटा से ही, उसको क्यों 10-20 साल रुकना पड़े, उसको छोटा से ही क्यों नहीं सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाया जाए, उन पे आ जाए। उनको क्यों बिगिनिंग से ही, उनका करियर का बिगिनिंग से ही उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंट वाला जो कैरेक्टर वो आ जाए। और कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, कैरेक्टर, ये 3 चीज़, ठीक है ना, बिगिनिंग से ही उनका करियर में, जो अब तक नहीं हुआ। तो अब तक हम लोग क्या किया, किताबी ज्ञान, जैसे उन्होंने कहा, सिर्फ किताबी ज्ञान करता रहा और स्ट्रीम्स के चक्कर में पढ़ता रहा, स्ट्रीम के बंदिशों तक हम लोग लिमिट रहा। तो जैसे कि हमारे अरुणाचल में भी अब देखिए, साइंस साइंस साइंस, और मैं किसी को डाउन नहीं करा रहा हूँ, बिलिटिल नहीं करा रहा हूँ। ये इस बात से मैं हमेशा ऑब्जेक्शन किया, प्राइवेट स्कूलों में भी साइंस टीचर को हमेशा ज़्यादा पकड़ दिया जाता था। हम आर्ट्स के जो टीचर होते थे, स्कूल में डिबेट कराता था, कंपटीशन डिबेट्स कराते थे, क्विज कंपटीशंस कराता था, एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन कराता था, ड्राइंग कंपटीशन कराता था, और इस तरह के कल्चरल शोज़ कराते थे। इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। मैंने तो बहुत किया, लेकिन हमको जो पकड़ देता था वो डायरेक्ट साइंस टीचर से 1/4 था। हम लोग कैरेक्टर जब लेसन पढ़ाते थे, उसमें आज के समय के साथ जो उसका रेलिवेंस है, हमारा ह्यूमन बीइंग्स का कैरेक्टर के साथ जो रेलिवेंस है, हम लोग उसको बताते थे। करंट जो उसका सिचुएशन है, उसके साथ उसको हम लोग तालमेल मिलाकर बैठाते थे उनके दिमाग में। और ऐसा नहीं कि हम उनको प्रीचिंग करते थे, हम उनको सिर्फ चीज़ों को उनके सामने रखते थे, कैरेक्टर बिल्डअप की बात करते थे। क्योंकि मेरा जो प्रीवियस बॉस थे बहुत सारे स्कूल में, वो भी ऐसे सोच के थे, लेकिन कुछ बॉस ऐसा नहीं था, वो सिर्फ साइंस साइंस साइंस। और ऐसे बच्चे साइंस में आ जाते थे जो 45 डिग्री नहीं, 45 एग्रीगेट मार्क मिलकर गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, और वहाँ रिजेक्ट हो जाता है, मेरिट लिस्ट से निकल जाता है, तो फिर वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आके पढ़ने लगता है। और वहाँ पर फिर वही, आप एक
बच्चा का कैरेक्टर में हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी जो गुरु बोला है, लेकिन उनको इतना मैंने डाउनग्रेड करके एक होता था। ये तो मैं सच कह रहा हूँ आपको, ये कोई बना बना के नहीं बोल रहा हूँ। साइंस टीचर का पकड़ और पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे तो सर्टिफिकेट्स बांट रहा है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, और मैंने देखा है कि उन स्टूडेंट्स में, उन टीचर्स में लाइक काइंड ऑफ नेशंस की बात कोई नहीं करता है। लाइक विवेकानंद की बातें में इंटरेस्ट नहीं है। लाइक मैंने नेशन का कैरेक्टर, आदमी का, इंसान का कैरेक्टर, द पर्सनैलिटी, उसमें कोई उनको दिलचस्पी नहीं है। अगर उनको ये करना भी है तो जस्ट टू क्रैक एन एग्जाम, क्रैक टू, या कुछ ऐसा ही। मैं बहुत ताजुब होता था, मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं पेशेंस होता था बीइंग ए टीचर, और मैं कोशिश करता था कि उनको काउंसलिंग करूं, उनको मैं बताऊं कि देश एक रियलिटी है, राष्ट्र एक रियलिटी है। जो मोदी जी ने आज दिल का बात कह दिया सबका। मैं कहता हूं करोड़ों लोगों का दिल का बात मोदी जी ने आज एक गुरु की, आज एक प्राइम मिनिस्टर भाषण नहीं दे रहा था, आज एक गुरु अपना ज्ञान बांट रहा था। मैं तो यही कहूँगा। देखिए, उनका सर्टिफिकेट्स पूछता है कोई, मुझे उनका ज्ञान पर, उनका इंटेंशन पर, मोदी जी का, मुझे उनका कर्म पर कोई शंका नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। जैसे उन्होंने कहा ना, उनके ऊपर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा कन्विक्शन है मोदी जी के ऊपर, था पहले से ही। वैसे जब गुजरात का प्राइम मिनिस्टर था तो सिर्फ न्यूज़ में ही, सॉरी चीफ मिनिस्टर था तो न्यूज़ में ही पढ़ता था, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने पहला दिन से ही, मैंने जब पासीघाट में आया तब वहाँ पर भी गया भाषण सुनने, जब ईटानगर में आया तब भी गया भाषण सुनने। लेकिन मैं आज आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो स्ट्रीम्स के बंदिशों में साइंस 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 बस, जैसे आर्ट्स वाला कुछ करता ही नहीं, जैसे आर्ट्स वाला कुछ है ही नहीं। अगर आप देश का इतिहास नहीं पढ़ोगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, अगर आप देश का सोशल स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ोगे, अगर आप देश का सिविक्स को नहीं पढ़ोगे, अगर आप उनका ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ोगे, तो कैसे चलेगा देश? साइंस चीज़ों को इंजीनियरिंग करता है, डेवलप करता है, टेक्नोलॉजी आगे देश को बढ़ाता है जरूर, लेकिन साइंस जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम। इवन साइंस भी ब्लाइंड हो सकता है, मैं तो ये कहूँगा, होता भी है, हमने देखा है साइंस का निगेटिव पावर भी। तो साइंस का खिलाफ कोई नहीं है, जिससे साइंस होता है, जिसका पैशन है वो होगा, लेकिन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इंसान का खुद का कैरेक्टर है, उसका फैमिली का कैरेक्टर, उसका सोसाइटी का कैरेक्टर, उसका धर्म का कैरेक्टर, उसका राष्ट्र का कैरेक्टर। मैं अभी और इंपॉर्टेंट बातों में आता हूँ। तो ये एनर्जी हमको बचपन से ही जो राष्ट्र के प्रति एक भावना, एक फीलिंग, जैसे हम दिल का कोना में कहीं होता है माँ बाप और भगवान, लेकिन उसी तरह से राष्ट्र, उसके प्रति भी हमारा दिल में एक जगह होना चाहिए। तो फोकस ही है कैरेक्टर बिल्डिंग, इंक्लूजन। और मोदी जी ने और एक बात अच्छा बोला, भाषा जस्ट एक मीडियम है, ज्ञान का पैमाना नहीं। उन्होंने कहा ज्ञान का पैमाना नहीं, भाषा सिर्फ एक मीडियम है सिखाने के लिए। तो जैसे कि उनका इशारा यही था होगा कि आप मान लीजिए अगर अंग्रेजी भाषा बोल लेता है तो आप बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है। नहीं, आप ज्ञान किसी भी भाषा में हासिल कर सकता है। देखिए आज चाइना इतना आगे क्यों है? बिकॉज उनका इंटरनेट, उनका एजुकेशन, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनका कॉमन लैंग्वेज, उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज, R&D का लैंग्वेज, उनका मैंने अपनी भाषा में वो लोग पढ़ाई लिखाई करता है। अपना ऑफिशियल भाषा उनका वही है, इंटरनेट का भाषा वही है, तो लोग आगे जाता है। जापान का भी यही है। जापान एक ऐसा देश है जो मॉडर्निज्म के साथ साथ अपना कल्चर को भी बचाने में सक्षम है, कल्चर को भी बचा रहा है। तो हमारा यहाँ इतना सारा भाषा है, इसका हम लोग फायदा क्यों नहीं उठाता है? रीजनल लैंग्वेजेस का अंग्रेजी सीखना चाहिए, इट्स ए नेसेसिटी। बात अदर भाषा में अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते, आधा जिंदगी तो अंग्रेजी समझने में चला गया। तो जैसे मोदी जी ने कहा 20-22 साल तो हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कोई जोर नहीं देता है। प्रारंभ में ही क्यों नहीं? प्रारंभ में ही क्यों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कन्विक्शन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होता है? ये कभी कभी खाली कहीं इंस्टीट्यूट में कोई NGO या कोई ऑर्गेनाइजेशन माने कैरेक्टर पर्सनली डेवलपमेंट क्लासेस कराता है, 1 to 3 डेज का एक सेमिनार लगता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है, उससे इनफ नहीं है। इट इज़ वेरी माने फॉर्मल है, वो फॉर्मेलिटी जस्ट औपचारिक बस दिखाने के लिए। तो भाषा ज्ञान का पैमाना नहीं है, मोदी जी ने कहा। उसके बाद डिबेट के बारे में कहा, मैंने अभी भी बोला, मैंने हर सैटरडे में मैं जहाँ भी रहा स्कूलों में, हर सैटरडे, आज ही हम लोगों ने क्विज कंपटीशन, डिबेट, पेंटिंग कंपटीशन, सॉरी नॉट डिबेट, आज हम लोग डिबेट नहीं कराया, आज क्विज कंपटीशन और पेंटिंग कराया। तो मैं जो भी स्कूल में था डिबेट इतना रिगोरसली किया, इतना रिगोरसली डिबेट कराया, लाइक इवन फॉरबिडन टॉपिक्स के ऊपर भी डिबेट कराया। लेकिन कुछ टीचर्स लाइक नहीं करते थे, लाइक क्लास मिस हो रहा है, सिलेबस कम हो जाएगा। स्पेशली साइंस टीचर बहुत कंप्लेन करता था।
इतना साइंस आप पढ़ा रहे हो, इतना डाल रहे हो, लेकिन कैरेक्टर की बात है, साइंस क्लास में स्कोप इसका बहुत कम है, बिकॉज उनको एंट्रेंस के लिए क्लियर करना होता है, और उनका फोटो को चिपकाना होता है होर्डिंग्स में, बैनर्स में, दिखाना होता है कि हमारा इंस्टीट्यूट ये काम कर रहा है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला है, पैसा कमाइए, लेकिन देश कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ा है। देश कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिया जाने वाला ज्ञान से बहुत बड़ा है, जेएनयू यूनिवर्सिटी से बड़ा है। ये आज हम समझा, वैसे पहले ही समझ चुका था, लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो गई। तो उसके बाद बोला, देखिए आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकता है, सोच विचार आदमी का अलग अलग हो सकता है। गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, गांधी जी के समय में ऐसा नहीं था कि अलग अलग सोच विचार के लोग एकजुट होकर के ब्रिटिश के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ा, इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म के खिलाफ नहीं लड़ा। उन्हें अपना अपना आइडियोलॉजी था, अपना अपना आइडियोलॉजी को सम्मान करते थे, और एक दूसरा का आइडियोलॉजी को भी सम्मान करता था। लेकिन जब वक्त आया राष्ट्र के लिए, तो आइडियोलॉजी बाहर में जाए, सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट आइडियोलॉजी गया, रख दिया एक साइड, और एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति अपना प्यार सम्मान दिखाते हुए एकजुट होकर लड़ा गांधी जी के समय पर। लेकिन आज देखिए आइडियोलॉजी को लेकर के जेएनयू में कितने लोगों ने भारत विरोधी नारा लगाया। अब तो जानता ही है सारा कहानी, मुझे यहाँ बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो जब आइडियोलॉजी आपका अलग हो सकता है, कोई बात नहीं है, आप डिबेट कीजिए। जैसे जेएनयू के बाहर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सब जाता है, बोला है मोदी जी ने, मोदी जी को इतना खबर रहता है, तो वहाँ पर लोग डिबेट करता है। तो मोदी जी ने कहा, आप विवेकानंद का स्टैच्यू है, आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ डिबेट करने का, उनके छत्र छाया में आप डिबेट कीजिए, बैक ऑफ माइंड आप रख के डिबेट कीजिए। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट वाले होता है, ये जो वामपंथी वाले होता है, ये लोग मैंने काइंड ऑफ सॉरी बट काइंड ऑफ फैनाटिक, दे हैव नो रेस्पेक्ट फॉर नेशन। जैसे उन्होंने कहा, कोई सीआरपीएफ का जवान मर जाता है तो खुशियाँ मनाता है, फौजी मर जाता है तो खुशियाँ मनाता है। व्हाट काइंड ऑफ सिक मेंटेलिटी इज दिस? देश को हार्म होता है तो खुशियाँ मनाता है, और देश के फायदे के बाद जब मोदी जी करता है तो इनको तकलीफ होता है। तो वैसे यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ तो देश विरोधी बातें नहीं चलेगा, मेरे गली में भी नहीं चलेगा। मैं जहाँ का हूँ नॉर्थ ईस्ट में, और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये सब बातें नहीं चलेगा। देश हित ही सबसे आगे, और राष्ट्र की हित के लिए आपको अपना आइडियोलॉजी को भी ठोकर मारना पड़ेगा, मोदी जी ने ये कहा। तो ये वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीवन में अर्ली ही आपको शुरुआत करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना, कन्विक्शन, कैरेक्टर, ये बातें एजुकेशन पॉलिसी का फोकस पॉइंट है, मोदी जी ने कहा। यही इसका कोर वैल्यूज़ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। लोगों ने इसको पढ़ा नहीं, ठीक है, लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन मोदी जी ने आज उसको बहुत ही सिनॉप्सिस, उसका एक सामारी टाइप, उसका आप क्या कहेगा, प्रेसी की तरह सुंदर से आप कम शब्दों में मोदी जी ने कह दिया। कोई 24 मिनट्स का था, तो मैंने सुना पूरी तरह से, मैंने उसको MP3 में डाउनलोड करके भी रखा है ताकि बाद में सुनूंगा। तो मोदी जी का वैसे ये उनके शब्दों में ही मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए, और उसके बाद ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मोदी जी आज भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहा था, बल्कि भारत का एक गुरु बोल रहे थे। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कोर वैल्यूज ही कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और कैरेक्टर से भरे युवा भारत का निर्माण करना है। यही स्वामी जी का भी विजन था। वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा ऐसी हो जो आत्मविश्वास दे, उसको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाए। जीवन के 2-2.5 दशक के बाद युवा साथियों को जो हौसला मिलता है, वो स्कूली जीवन की शुरुआत में ही क्यों ना मिले। किताबी ज्ञान तक, स्ट्रीम्स की बंदिशों तक, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, तब तक ही युवा ऊर्जा को क्या बांध करके रखा जाए। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उसका फोकस इसी बात पर सबसे अधिक है। इंक्लूजन नई एनईपी के मूल में है। भाषा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, ज्ञान का पैमाना नहीं। ये इस एनईपी की भावना है। गरीब से गरीब को, देश की बेटियों को उनकी जरूरत,
उनकी सुविधा के अनुसार बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले, ये इसमें सुनिश्चित किया गया है। साथियों, रिफॉर्म्स का निर्णय करना ही अपने आप में काफी नहीं होता। उनको जिस प्रकार से हम अपने जीवन में उतारते हैं, ये सबसे अहम होता है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सार्थक बदलाव भी तभी तेजी से आएगा जब हम आप सभी साथी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर हमारे शिक्षक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा दायित्व है। वैसे साथियों, जेएनयू के इस कैंपस में एक बेहद लोकप्रिय जगह है। कौन सी जगह है वो? साबरमती ढाबा, है ना? और वहां पर कितनों का खाता चल रहा है? मैंने सुना है कि आप लोग क्लास के बाद इस ढाबे पर जाते हैं और चाय पराठे के साथ डिबेट करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। और वैसे भी पेट भरा हो तो डिबेट में भी जरा मजा आता है। आज तक आपके आइडियाज की, डिबेट की, डिस्कशन की जो भूख साबरमती ढाबे में मिटती थी, अब आपके लिए स्वामी जी की इस प्रतिमा की छत्र छाया में एक और जगह मिल गई है। साथियों, किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। आप देश के इतिहास में देखिए, जब जब देश के सामने कोई कठिन समस्या आई है, हर विचारधारा के लोग राष्ट्रहित में एक साथ आए हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हर विचारधारा के लोग एक साथ आए थे। उन्होंने देश के लिए एक साथ संघर्ष किया था। ऐसा नहीं था कि बापू के नेतृत्व में किसी व्यक्ति को अपनी विचारधारा छोड़नी पड़ी हो। उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हर किसी ने देश के लिए एक कॉमन कॉज को प्राथमिकता दी। आप इमरजेंसी को याद करिए, इमरजेंसी के दौरान भी देश ने यही एकजुटता देखी थी। और मुझे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था। मैंने सारी चीजों को खुद देखा था, अनुभव किया था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। इमरजेंसी के खिलाफ उस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नेता और कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के स्वयंसेवक और जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी
किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित।